Everyone, today we are going to study respiration in plants. So, as we know that in the process of nutrition, we are taking food from outside of the environment to inside. हम खाना अपने बॉडी के बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं. अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, वो जो फूड हमने डाइजेस्ट किया था, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया था, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में, उसको हम बर्न करेंगे. यहाँ पे वो वाली बर्निंग नहीं होती है जो कि एक लाइट दे या फिर कुछ हीट दे. एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है फूड का, मतलब ऑक्सीजन के साथ फूड कंबाइन होता है और एनर्जी रिलीज करता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस of releasing energy from the food that is digested in the process of nutrition. तो जो भी फूड हमने एसिमुलेट किया था इन द स्टेप एसिमुलेशन, वो फूड हमारे बॉडी में फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है और वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. क्यों? ताकि वो फूड से खाना निकाल सकें. ठीक है. और ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है. और ये जो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी है, यही है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं CO2 एंड H2O. एक्चुअली CO2 और H2O वेस्ट है, और उसमें से जो CO2 है वो रियली हार्मफुल है, और जो H2O है वो उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं है, वो अदर प्रोसेसेस में भी यूज़ हो सकता है. और एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. अब सबसे पहले हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और उससे एनर्जी को रिलीज करते हैं, और तीसरे स्टेप में वेस्ट को रिमूव करते हैं. सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो होती है जो सेल्स में होती है. ब्रीथिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अक्सर क्या होता है, द स्टूडेंट्स दे जस्ट feel that breathing and respiration are similar process, but this is not true. क्योंकि breathing एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. नॉर्मली हमने सांस ली और छोड़ दी, ये ब्रीथिंग है. लेकिन जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, फूड की बर्निंग होती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का रिलीज होता है. ठीक है. तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में केमिकल चेंजेस होते हैं और ब्रीथिंग में कुछ नहीं, फिजिकल चेंजेस होते हैं. चेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, चेस्ट का साइज डिक्रीज होता है, ये एक फिजिकल चेंज है. ब्रीथिंग में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का. तो एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी के बाहर रिलीज आउट करते हैं. और जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है उसकी ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज की होती है. और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट का यूज़ करके यहाँ पे फूड बना रहे हैं. मतलब यहाँ पे CO2 और H2O यूज़ होता है, यहाँ पे CO2 और H2O रिलीज होता है रेस्पिरेशन में. यहाँ पे मेकिंग ऑफ फूड होता है, रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है. यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है. एनर्जी का एब्जॉर्बेंस होता है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. और रेस्पिरेशन में एनर्जी का रिलीज होता है, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ सिंथेसाइज होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक. और जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है. और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिक. ठीक है. अब हमें पता है जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नेक्स्ट जो एनर्जी एक्चुअली यूज होती है वो ATP में से एक फॉस्फेट को बाहर निकाला जाता है और ADP में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फोरस होते हैं, डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फोरस होते हैं. ट्राइफॉस्फेट का एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. एक ATP में 30.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी होती है, और जो ADP होता है उसका एनर्जी कंटेंट बहुत कम होता है. ये जो फॉस्फेट है उसको PI से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और ये सारे के सारे ADP ATP सब कुछ सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं.
यहाँ पे आप दे सकते हैं एडीपी में फॉस्फोरस प्लस होगा और एनर्जी प्लस होगी तो एटीपी बनेगी। एटीपी अगर टूटेगा तो एडीपी और फॉस्फेट बाहर निकलेगा। तो एक एटीपी से 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी की वजह से ही हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई ऑफ एनर्जी बना रहता है, इसलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज अ ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। सो द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो पायरोवेट में जाके या पायरोविक एसिड में जाके कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड करूंगी। अभी के लिए आप फिर सब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरोवेट में और ये ऑकर होता है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। अब लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कब होता है, आगे बढ़ाती हूँ मैं। पायरोवेट अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलेगी। अगर पायरोवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और ये जो सिंपल प्लांट्स होते हैं और सिंपल एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट सेल होता है बेसिकली, उसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल है जैसे कि ह्यूमंस हैं तो उनमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। नॉर्मली एक चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, जैसे कि अपन लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो अपने लेग्स में क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो ये जो क्रैम्प्स हैं ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से महसूस होते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे सपोज आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, एनर्जी आ रही है, बट कभी कभी अपन जब ड्यूरिंग अ फिजिकल वर्क और फिजिकल हैवी एक्सरसाइज और लॉन्ग जॉगिंग वॉकिंग, क्या होता है बॉडी को मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी को मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है देन द नॉर्मल रिक्वायर्ड अमाउंट। सो बॉडी ट्राइज टू टेक मोर ऑक्सीजन बट दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट। उस केस में हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन अंडरगो करने लगते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरोवेट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और हमें क्रैम्प्स फील होता है। सो वी फील क्रैम्प ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दिस? तो वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दिस बाय हॉट वाटर मसाज, क्योंकि हॉट वाटर मसाज क्या करता है, सप्लाई इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो हमारा जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज जो भी लैक्टिक एसिड था वहाँ पे वो कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। एक्चुअली ये चीज़ बाद में पढ़ानी थी बट मैं पहले आप लोगों को इसलिए पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि बात आ ही गई है तो पढ़ा देती हूँ। अभी पढ़ना है या बाद में, बात तो एक ही है। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो
तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा, पायरोवेट में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरोवेट के, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATPs। ओके, नाउ तो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और बेसिकली यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो बहुत लेस होता है, सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर ये ईस्ट सेल में हो रहा है तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ईस्ट एक सिंपल एनिमल है, या प्लांट सेल में भी इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये हमारे मसल्स में हो रहा है तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स फील होंगे। ओके, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को बैक्टीरिया और यीस्ट में फर्मेंटेशन बोला जाता है।